गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? एक बार बता दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। खान ग्लोबल स्टडीज़ के इस पारिवारिक प्लेटफॉर्म में जो आपकी पढ़ाई से भी कहीं ऊपर उठ के एक परिवार की तरह आप सभी के समक्ष रहता है, इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का ही प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के द्वारा ही है। एक बार बता दीजिए, आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? तो फिर हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। क्लियर है वॉइस? सभी तक बेहतरीन तरह से आवाज पहुंच रही है? नमस्ते। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा इस बार होने ही वाली है। अप्रैल का ये फर्स्ट वीक सेकेंड वीक चल रहा है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आराम से इस बार बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, है ना। गर्मी बहुत है, खाली पेट बिल्कुल मत रहिएगा। सारी चीज़ें होती रहेंगी, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है ना। हेल्थ अच्छी है, शरीर अच्छा है तो सारी चीज़ें बढ़िया से चलेंगी। चलिए, आज हम बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। होपफुली इसके बारे में पहले भी चर्चा की गई थी आप सभी से, है ना। तो आज आप सभी के समक्ष एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है। बहुत टाइम से अवेटेड था ये प्रोग्राम। पिछली बार जो ये प्रोग्राम किया गया था आप सभी के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा और लगभग पिछले 3-4 महीने से प्रीलिम्स के पहले से ही कंटिन्यू मेंस के लिए भी क्वेरीज चल रही थी कि सर आंसर राइटिंग का बैच, आंसर राइटिंग का बैच, आंसर राइटिंग का बैच लाइए, है ना। तो जो इतने समय से बहुप्रतीक्षित था, बहुत ही समय से योजना इसकी बन रही थी, फाइनली आप लोगों के समक्ष इस बैच को लाया जा रहा है। ठीक है, विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, सारी चीजें बात करेंगे, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, कुछ डेमोस वगैरह देखेंगे, है ना। पहले थोड़ा सा आप लोगों से गुफ्तगू कर ली जाए कि सबका स्वास्थ्य बढ़िया है, सब इस भयंकर गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना। पानी वानी पीते रहिएगा, शांति से रहिएगा, शांति से पढ़िएगा, बिल्कुल भड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। मन अच्छा है, शरीर अच्छा है तो पढ़ाई अपने आप होती रहेगी। ठीक, तो आप सभी के समक्ष जैसा कि पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू चल रहा था और लास्ट महीने भी एक ओरिएंटेशन सेशन में आप सभी को बताया गया था कि बहुत जल्दी हम एक ऐसा बैच लेके आ रहे वाले हैं जिसमें आपकी जो तैयारी है वो एकदम पॉलिश हो जाएगी, फिल्टर्ड हो जाएगी। तो आप सभी के समक्ष वही मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो बैच है वो आप सभी के समक्ष आ चुका है और आज से ही इसके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। बहुत विस्तार से समझेंगे क्या है, कैसी क्लासेस होंगी, किस तरह से इसमें बताया जाएगा, कितना समय रहेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम इसका इम्पोर्टेंस। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी कोई वनडे एग्जाम की तरह नहीं होती है, ठीक है। सिविल सर्विस की तैयारी आपकी एक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई होती है जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों को पॉलिश करना होता है। छोटी छोटी चीज़ों को पॉलिश करते जाएंगे, छोटी छोटी गलतियों को सुधारते जाएंगे, आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, अपनी पिछली गलतियों से सीखेंगे, ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, ऊपर से वापस गिरेंगे, फिर जहां गिरेंगे वहां से फिर ऊपर जाएंगे। यही सिविल सर्विस है और यही हमें जीवन में सिखाती है कि कैसे हमको सिविल सर्विस और लाइफ दोनों को बैलेंस करके ऊपर चढ़ना होता है। ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली, उसके एमसीक्यू लगा ली और हमारा सिलेक्शन हो गया। यहाँ एक सीढ़ी प्रीलिम्स, एक सीढ़ी मेंस, एक सीढ़ी इंटरव्यू और एक सीढ़ी फिर फाइनल सिलेक्शन की होती है। अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि हम प्रीलिम्स को ही सब कुछ मान बैठते हैं, हम सूचनात्मक ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठते हैं,
है ना, इन्फॉर्मेटिक नॉलेज को ही सब कुछ मान के उसी में घुसे रहते हैं, कभी भी मेंस की बेहतर तैयारी हम नहीं कर पाते हैं। फिर जो लोग मेंस की भी तैयारी करते हैं तो वो इतना गहरे स्तर पर जाके तैयारी कर लेते हैं कि उसको वो मेंस के एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते उस नॉलेज को। तो प्री के जो भंवर जाल है और मेंस का जो गहरा वाला अध्ययन है, उन्हीं दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम का बैच। मतलब आंसर राइटिंग आपकी जो होती है, कुछ नहीं, जो आपका शरीर है, उस शरीर में जो काम धमनियों का है, ब्लड के सर्कुलेशन का, ब्लड को लेके जाता है और लेके आता है ना। जिस तरह हमारे देश और प्रदेश में सड़कों का काम है, उसी तरह जो आपकी परीक्षा है एमपीपीएससी, उसमें आंसर राइटिंग का काम उसी तरह का है। हम लोग पढ़ इतना लेते हैं, सारी चीज़ें समझ लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन हम लोग लिख नहीं पाते। आपको जैसे अभी बैचेस वगैरह में एथिक्स चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, पॉलिटी चल रही है, सोशलॉजी चल रही है, तो आपको सिखाया समझाया सब जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ हॉलिस्टिक अप्रोच से सब कुछ बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गहरे स्तर तक नॉलेज में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई लोग लिखने में अभी उतना बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम अपने आप को समुद्र की तरह विस्तारित कर ले रहे हैं, ठीक है, और हम उसी विस्तार को मेंस का एप्रोप्रिएट नॉलेज समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप भले समुद्र की तरह पढ़ें, लेकिन आपको तालाब की तरह खुद को समेटना होगा, एक झील की तरह खुद को बांधना होगा। पढ़ना आपको मल्टी डायमेंशन है, पढ़ना आपको सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप मेंस में लिखते हो तो एक जो समझ होती है, जैसे आपने मान लीजिए पूरा कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उसका जो क्रक्स होता है, वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं और उतने कम समय और उतने कम शब्द में जो चीज़ लिखी जाती हैं, वो आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू जब करेंगे उसी से सीख सकते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? सिलेक्शन केवल अच्छा लिखने से होता है, और अच्छा तभी लिख पाएंगे जब अच्छा पढ़ने के साथ में अच्छा लिखने की प्रैक्टिस होगी। पढ़ते तो आप बहुत कुछ हैं, कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं क्लासेस वगैरह में भी। जो लोग बैचेस में हैं, जो बैचेस में नहीं हैं, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम उनका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है। जो लोग पिछले 2 3 4 साल से मेंस में अटक रहे हैं, इवन जिनका प्री नहीं निकल रहा है, जो मेंस में अटक रहे हैं, जो मेंस करके भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी गलतियों को एनालाइज करें, इस बैच में आएं, और यहाँ आपको पता चलेगा कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो एमपीपीएससी में बहुत कम समय में सिलेक्शन दिलवा सकती हैं। ये बैच में आपको यही सारी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग 5 5 6 6 साल लग के भी मेंस नहीं निकाल पाते हैं। कई लोग साल भर में आके प्रीलिम्स मेंस क्लियर करके सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? आप लोग बोलते हो, बताओ, कि वो इतने कम समय में इतना कम पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, हम इतने समय से इतना पढ़ रहे हैं, हमने हिस्ट्री की इतनी किताबें पढ़ी, ज्योग्राफी की इतनी किताबें पढ़ी। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करना पड़ेगा कि सिविल सर्विस ज्ञान की परीक्षा नहीं है, वो एक मैनेजमेंट मांगती है, वो एक स्मार्टनेस मांगती है। उसको एक अधिकारी से पहले एक मैनेजर चाहिए जो कम समय में इतनी सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर सके, और वही चीज़ आप आंसर राइटिंग में सीखते हो। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग इस सिविल सर्विस के प्राण हैं, आपकी तैयारी के प्राण हैं। इनके बिना आप कितना भी पढ़ लो, ये कला आप में नहीं आएगी तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। आप अपने नॉलेज को अपने सिर में रख के मठाधीश बन के घूमते रह जाओगे, और दुनिया उपहास उड़ाती रह जाएगी कि देखो इसको इतना पता है फिर भी कुछ नहीं हो रहा, है ना। इसलिए भले आपका नॉलेज कम हो, लेकिन जितना जरूरी परीक्षा में होता है, जो आंसर राइटिंग से हम सीखते हैं, वो आपको आना चाहिए। वो आ गया तो आप कम नॉलेज में भी आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। सिविल सर्वेंट जो होता है वो अधिकारी बाद में पहले एक बढ़िया मैनेजर होता है, चीज़ों को वो मैनेज करता है, वो फैलाता नहीं है। तो उसी फैलान को समेटने के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ की तरफ से मध्य प्रदेश पीएससी का एक बहुप्रतीक्षित बैच, आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच आप सभी के समक्ष लाया जा रहा है। इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ा करके हम, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी है वो हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन डेट आज से ही स्टार्ट हो रही है। आज आपकी 10 अप्रैल है, ठीक है। आज से ही इसको शुरू किया जा रहा है, सॉरी 1 मई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन है 12 महीने का। तो ध्यान से समझिएगा, ये कोई ऐसा टारगेटेड बैच नहीं है जो 2-3 महीने में आपको सब कुछ सिखा दे। यहाँ आपको सभी एमपीपीएससी के पेपर 1 से लेके पेपर 6 तक जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी की डिटेल्ड में आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, और उस कोशिश की जाएगी कि 99.99% जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी यूनिट्स के, वो सारे के सारे कवर हो जाएं। समझ रहे हैं आप इस बात को? सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, मान लीजिए लिखा है मध्य प्रदेश में उद्यानिकी, ठीक है, या मत्स्य पालन, इनसे संबंधित जो भी टॉपिक दिया है, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हो सकते हैं आपके, वो सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे इसमें आपके कवर किए जाएंगे। यानी जब आप इस बैच को लीव करेंगे, जब इस बैच की अवधि पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक का एक इतना बड़ा भंडार बन जाएगा कि उससे बाहर क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं तो एक बार बता दीजिए। ठीक, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है इसमें एक करेक्शन है, ये आपका 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा, मतलब ईयर लॉन्ग आपका ये ओपन रहेगा, इस महीने नहीं, ये आपका ईयरली, यहाँ पे एक करेक्शन करिएगा, 30 अप्रैल 2026 तक पूरे साल भर आपके रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे। मान लीजिए जैसे कई लोग अभी नहीं ले पाते या नहीं ले पाए, अगली बार उनका जब मेंस होना है, या बीच में किसी को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, अगली बार जिनका मेंस होना है 26 वाला, तो वो भी उस शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो अभी लेंगे तो उनको उनकी पूरी 2026 की तैयारी वो भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कराई जाएगी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये आपकी 30 अप्रैल 2026 तक है, ना कि 25। तो यहाँ पे एक करेक्शन जो गलती हो गई थी एक मुझसे, यहाँ 26 तक के लिए है, एक साल आपका पूरा ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, आप कभी भी ले सकते हैं। क्लासेस की हफ्ते में, सप्ताह में 1.5 घंटे की क्लासेस रहा करेंगी। फिलहाल अभी 3 क्लासेस शुभम त्रिपाठी सर और मेरी क्लासेस रहेंगी, जिसमें मुझे आपको पूरा मध्य प्रदेश और पेपर 4 एथिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप, करेंट अफेयर्स, ऐसे वगैरह, इन सब के अलावा भी जो छोटे मोटे विषय है सारे कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी, सोशलॉजी और साइंस ये शुभम त्रिपाठी सर के द्वारा आपको करवाया जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। लगभग 90 मिनट की आपकी इसमें क्लास रहा करेगी। ये कोई क्लास समझाने वाली क्लास नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेंस की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पेपर भी दे चुके हैं, बहुत सारे लोग जो पहली बार देंगे लेकिन जिनकी क्लासेस चल रही हैं, तो उनकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पॉलिश करवाई जाएगी। तो 2 मार्कर कैसे लिखना है, 7 मार्कर कैसे लिखना है, 11 मार्कर कैसे लिखना है, एक फिक्स कंटेंट आपको दिया जाएगा। इस कंटेंट को आप जस का तस भी अगर परीक्षा में उतारते हैं, समझ रहे हैं इस बात को, तो भी आपकी सफलता एकदम निश्चित है। तो पहली चीज, एक क्वेश्चन बैंक आपके पास बन जाएगा। अब आप सोचिए, आप एक साल अगर डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण, आपको डेली एक विषय के 2 11 मार्कर करवाए जाते हैं, 3 7 मार्कर करवाए जाते हैं और 5 2 मार्कर करवाए जाते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप एक साल कंटिन्यू 5 2 मार्कर वाली तैयारी करते हैं, तो आपके महीने में लगभग 125 से 150 2 मार्कर तैयार होते हैं। ऐसे साल भर में आपने 1,500-2 हजार 2 मार्कर तैयार कर लेना है, अलग अलग विषयों के सारे। ठीक है, इसी तरह जब आप 7 मार्कर की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपको 3 7 मार्कर की हर विषय की तैयारी करवाई जाती है, हर टॉपिक की डेली। ऐसे करके आप एक महीने में कितने 7 मार्कर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं? लगभग मान लीजिए 25 दिन क्लास चलती है तो 25 या 75। ऐसे अगर आप साल में देखेंगे तो लगभग 1000 आपके क्वेश्चन 7 मार्कर के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह 11 मार्कर के लगभग 500 से 600 क्वेश्चन पूरी पीएससी के तैयार हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये जो एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी रहेंगे। एक क्वेश्चन बैंक आपका तैयार खुद का हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक से क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज़ तैयार हो जाएगी। तो 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर के लिए जैसे आप अलग अलग किताबों में भटकते रहते हो, है ना, मार्केट में यहाँ वहाँ परेशान होते रहते हो, पीडीएफ से पढ़ते रहते हो, उससे बेहतर आपकी भाषा में लिखा हुआ
एकदम टू द पॉइंट कि 7 मार्कर में 10 पॉइंट ये उतारना है, 11 मार्कर में ये चीज़ें लिखनी है, एकदम फॉर्मेट के साथ। और एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितने फॉर्मेट उसके हो सकते हैं, और कितने 2 मार्कर कितना हमें लिखना है, ये सब आपका एक साल में, ये समझ लीजिए 99.99% का क्वेश्चन एंड आंसर बैंक तैयार हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो इस बैच की अहमियत, जो फाउंडेशंस या एजुकेशन वाले बैचेस होते हैं उससे भी अधिक है। वो आपकी एक समझ विकसित करता है और आंसर राइटिंग बैच आप सभी का सिलेक्शन तय करवाता है। तो क्या आप इस चीज़ को समझे, इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में आया? और ये जो क्लासेस हैं आपकी 1 मई से शुरू हो जाएंगी, मतलब अगले महीने 20 दिनों बाद से शुरू हो जाएंगी, रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे, ड्यूरेशन पूरा 12 महीने है, ठीक है, मतलब वैलिडिटी आपकी 31 मई 2026 तक की है। टाइप लाइव बैच रहेगा, है ना, डाउनलोड इसको नहीं किया जा सकता, सब कुछ लाइव ही आपको डेली का डेली पढ़ना है, ठीक। हिंदी भाषा में होगा, ये बायलिंगुअल नहीं है, और डाउनलोड ये वीडियो नहीं हो पाएंगी। तो ड्यूरेशन ध्यान रखना है, पूरा 1 साल का है, और ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए आया है। तो इतनी चीज़ें क्या आपको समझ में आई कि आंसर राइटिंग की महत्ता क्या होती है? फाउंडेशन बैच हमारी समझ को विकसित करते हैं, हमें पढ़ना, लड़ना, जीतना सब सिखाते हैं। इसके साथ आंसर राइटिंग बैच फाउंडेशन में भी आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कराई जाती है, लेकिन जब पॉलिश की बारी आती है कि हमें कितना, कहाँ, कैसे लिखना है, उन सब के लिए आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। क्या इतनी चीज़ें समझ में आई? क्या मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में सारी चीज़ें घुस रही हैं, ये बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आंसर राइटिंग की वैल्यू क्या है? क्लियर हुई ये सब बातें? आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इसमें मैं और शुभम त्रिपाठी सर अभी फिलहाल हैं, और मेरे द्वारा आपको एमपी के सारे विषयों की 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर की चीज़ें करवाई जाएंगी, ठीक। शुभम त्रिपाठी सर के द्वारा पॉलिटी, सोशलॉजी और आपके साइंस पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जितने मिसलेनियस चीज़ें हो सकती हैं वो सारी मेरे द्वारा ही आपको करवाई जाएंगी। साथ में इसके एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है, इसमें आपको इस आंसर राइटिंग बैच में आपकी तैयारी तो बहुत तरीके से, मतलब ये क्वेश्चन और आंसर बैंक तो तैयार करवाया ही करवाया जाएगा, साथ में आपको 20 टेस्ट प्रीलिम्स और 20 टेस्ट मेंस के भी इसमें आपको दिए जाएंगे। यानी आपकी 2026 की प्रीलिम्स की तैयारी भी पूरी इसमें हो जानी है, क्योंकि 20 टेस्ट मिलना मतलब 2000 क्वेश्चन की तैयारी, और 20 टेस्ट का सॉल्यूशन, जिसमें कि हर सॉल्यूशन में लगभग एक एक पेज का आपको सॉल्यूशन दिया जाता है एक एक क्वेश्चन पे। यानी कि आपकी पूरी जो प्रीलिम्स की तैयारी का कंटेंट है वो पूरा आपको इनमें इंक्लूड है। ये आंसर राइटिंग बैच केवल आंसर राइटिंग बैच तक सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे आयाम हैं। पहला 20 टेस्ट आपको प्रीलिम्स के मिलने हैं, इसके बाद 20 टेस्ट आपको मेंस के मिलने हैं, मुख्य परीक्षा के। तो आप खुद सोच के देखिए कि 20 टेस्ट आप प्रीलिम्स के लेंगे, उन प्रीलिम्स के जो टेस्ट होंगे उसमें लगभग 2000 क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन के आपका एक पेपर होता है, तो 20 गुणे 100 हो गए 2000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन की तैयारी होगी। साथ में उसमें जो केजीएस की तरफ से सॉल्यूशन दिए जाते हैं वो आपके पूरे कंटेंट के बराबर होते हैं। जो आप प्रीलिम्स में अलग से किताबों या पीडीएफ या नोट्स में पढ़ते हो वो सब कुछ यहाँ सॉल्यूशन में होता है। यानी इस आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन करने के साथ आपकी 2026 की प्री की तैयारी भी पूरी हो जानी है, ठीक है। फिर मेंस के टेस्ट सीरीज आपको यहाँ अलग से मिलेगी, 20 टेस्ट आपको अलग से मिलने हैं। साथ में जब से हम जो चीज़ समझाए कि विषय की समझ और समय प्रबंधन में सुधार, ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी। कैसे टाइम मैनेज करना है, 1 मिनट में शब्दों की संख्या कैसे बढ़ा के, मान लीजिए किसी के 1 मिनट में 20-18 ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा कि वो 1 मिनट में कितने शब्द लिख रहा है, 30 सेकंड में कितने शब्द लिख रहा है, 3 मिनट में कितने शब्द लिख रहा है, ताकि एक एक मिनट के हिसाब से योजना बनाई जा सके। तो एक एक मिनट के हिसाब से आपकी योजना बननी है, ताकि एग्जाम में 10 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, और उस पेपर में जो आपका कंटेंट डिलीवर हो वो बाकियों से इतना बेहतर हो कि आप मेंस देने के बाद ही श्योर हो जाओ कि सर मेरा तो हो जाना है। तो उस पर आपका विशेष ध्यान दिया जाएगा। सप्ताह में 6 क्लासेज होंगी, सोमवार से शनिवार क्लासेज होंगी, रविवार को आपकी छुट्टी रखी जाएगी।
प्रमुख विषयों और परीक्षा रणनीतियों पर गहन चर्चा होगी, जितने भी विषय हैं, है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपको किन किन विषयों में दिक्कत है, उन विषयों पे अलग से ध्यान दिया जाएगा। जिसको जिस विषय में दिक्कत होगी, जिस यूनिट में दिक्कत होगी, जैसे कई बच्चे हिंदी माध्यम के पेपर 3 में बहुत परेशान होते हैं, इकोनॉमी और साइंस में बहुत परेशान होते हैं, तो आपको बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह आपको इकोनॉमी और साइंस, जिसको दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा पेपर 3 की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल कन्या भोजन के हलवे की तरह आपको घोंट के करवा दिया जाएगा। तो ये स्पेशलिटी है इस आंसर राइटिंग बैच की। इसके अलावा आप जो आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है, जो, तो उसमें सबसे जरूरी चीज जो है कि जितना आपका फैलाव होता है उन सबको समेट के एक जगह लाना, बस इस पे ध्यान दिया जाएगा। उत्तर लेखन कौशल कुछ नहीं है। कौशल हमने आप लोगों को बताया था कि कठिन से कठिन काम को सरल से सरल तरीके से करना ही कौशल है। कौशल कोई तकनीकी या कोई बड़ी चीज, ऐसी टेक्नोलॉजी जैसी चीज नहीं होती। आप बहुत कठिन काम को जब बहुत सरल तरीके से करने लगते हो, वही कौशल कहला जाता है। और ये एक आर्ट होती है, एक कला होती है। तो आंसर राइटिंग भी एक कला ही है, धीरे धीरे सीखी जाती है, ठीक है। अगर उसको सही दिशा में सिखाया जाए तो आप 1 हफ्ते 10 दिन में भी मास्टर हो जाते हो उस चीज़ के। और इसी चीज़ की प्रैक्टिस सोचो आप 1 साल कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू 1.5 घंटे डेली, ठीक है, तो 1.5 घंटे मात्र डेली। तो सोचिए आप किस स्तर पर, अप्रैल 2025 में आप खुद को देखिए और अप्रैल 2026 में आप खुद को देखिएगा। बिल्कुल उस पर भी आते हैं कॉपी चेक पे। कॉपी चेक प्रॉपर होगी, है ना, आपको एक ईमेल आईडी दी जाएगी, उस पर आप अपलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से उसका मूल्यांकन होके वापस वो उस ईमेल आईडी पे वो अपलोड भी हो जाएगी। सारी व्यवस्था की गई है। फिर प्रत्येक कक्षा में मॉडल उत्तर भी आपको तैयार करके दिया जाएगा। पहले तो क्लास में आपको सिखाया जाएगा कि इतनी लाइन आती हैं, ये फॉर्मेट हो सकता है, इतने इतने पॉइंट लिखना है, 60 शब्द को कैसे हम बिल्कुल 60 शब्द में समेट लें, 200 वर्ड वाले उत्तर को कैसे हम 170 180 में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को दे दें, वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा उसका एक मॉडल आंसर भी आपको डेली क्लास के बाद अपलोड हो जाया करेगा पीपीटी फॉर्म में, है ना। तो ये चीज़ें आपको, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक तो आपको ये सिखाया ही सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, डेली क्लास के बाद आपकी आंसर जो हैं वो अपलोड भी हो जाएंगे। तो एक आंसर आप खुद अपनी कॉपी में बनाओगे और एक आपको अपलोडेड वाली मिलेंगी, तो दोनों मिलेंगी, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट तरीका होगा करवाने का, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक। कुछ अब हम डेमो अपना देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कुछ विषय हैं, उस पर क्या तरीका अपन लेके आएंगे, वो चीज़ें अपन देखते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? आ रहा हो तो एक बार बता दीजिए कि अभी तक की सारी चीज़ें आंसर राइटिंग बैच की समझ में आ गई हैं कि क्लासेस कब से शुरू होनी है, 1 मई से शुरू होनी है ना। 1 साल तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन रहने हैं। इसमें आपको 2 प्रकार के टेस्ट मिलने हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा के 20 टेस्ट मिलेंगे और एक मुख्य परीक्षा के 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर सभी को? किसी के मन में कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो पूछ लीजिए। और इसके लिए आपकी फीस मात्र 1499 रुपये रखी गई है। इस 1499 में आपका 1 साल पूरे आंसर राइटिंग का बैच चलेगा। आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स की जो तैयारी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि मैंने बताया कि इन्हीं 20 टेस्ट में जो सॉल्यूशन है उसमें इतना सॉल्यूशन आपका होता है कि वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। आप इस बार के जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, आप उन्हीं के सॉल्यूशंस देखिएगा और फिर मैच कीजिएगा पेपर में, ठीक है। फीस आपकी 1499 रुपये है इसकी, ठीक है। आपको इसमें 2 प्रकार के टेस्ट निःशुल्क भी मिलेंगे, मेंस के भी और प्री के भी। ये दोनों चीज़ें आपको निःशुल्क मिलनी है। साथ में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा आंसर राइटिंग का,
यानी जितना भी सिलेबस है एमपीपीएससी का, पूरे पेपर 6, 1 से लेके 6 तक, उसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, वो पूरा कंटेंट आपको 1499 रुपए में मात्र मिल रहा है। तो आप लोगों को आना है बढ़िया। आज से बैच शुरू, मतलब आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक। तो आप लोग आइए, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, ताकि हमारी एक और नई यात्रा शुरू हो सके। अभी तक सिखाने पर फोकस था, ज्ञान देने पर फोकस था, आपको और बेहतर बनाने पर फोकस था। अब केवल और केवल फोकस रहेगा कि आपको मेंस का मास्टर बनाने में, ताकि जिसका पहली बार में हो, जिसका 5वीं बार में हो, और जिसका 3री बार में हो, इवन जो लोग फाइनल सिलेक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए भी ये बैच एक अमृत के समान है। क्लियर? क्लियर हो गई सारी चीजें? आपको क्लास में प्रॉपर विथ लाइंस चीजें बताई जाएंगी पीपीटी में, ठीक है, और उसके बाद सेम पीपीटी भी आपकी अपलोड होगी, और इसके अलावा आपको जो परफेक्ट मॉडल आंसर हो सकता है, ताकि आपके पास एक डेटा सिक्योर रहे आंसर्स का, वो भी आपका तैयार होगा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरह से आपको बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां आपका पहला 2 मार्कर लिखा था चरण पादुका नरसंहार, ठीक है, ज्यादा कुछ खैर समझने की बातें हैं नहीं इसमें। जैसे आपको पता है 3 लाइनें आपको मिलती हैं, ठीक, और यहां पे आपका प्रश्न लिखा होता है। एक एक अपन तीनों का डेमो ले लेते हैं। चरण पादुका नरसंहार, बीस शब्द में आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा होता है। मान लीजिए ये 2 मार्कर है। अब हर चीज का एक फॉर्मेट होता है, और वही चीज आपको सिखानी है। मान लीजिए चरण पादुका नरसंहार लिखा हुआ है आपका, ये 2 मार्कर में आपको कैसे लिखना है। जब भी कभी कोई ऐतिहासिक इवेंट आता है, कभी भी याद आए, हमेशा उसकी दिनांक सबसे पहले आपको लिखनी होती है। किससे संबंधित था, कहाँ पे हुआ, ये सारी चीजें। जैसे सबसे पहले आपने लिख दिया दिनांक, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं समय। आपने यहां पे लिख दिया समय, यानी ये कब हुआ था। फिर हुआ क्या था, तो सीधे घटना लिख सकते हैं, ठीक है। विशेष क्या है इसके बारे में, सीधे लिखा जा सकता है। यही चीजें हमें सीखनी है कि जैसे समय कब का था, 14 जनवरी 1931। घटना, क्या घटना हुई थी, ये आपको बतानी है कि कर्नल फिशर के नेतृत्व में, सभी को पता है क्या हुआ था, गोलियां चलाई गई थी। कर्नल फिशर के नेतृत्व में, कम से कम में आपको बताना है, गोली कांड। और बस आप यहां पे बता सकते हो विशेष, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, ये आपने यहां पे बता दिया। और यहां बता दिया 21 मृत, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घायल, ठीक है। और यहां पे आप अलग से बता सकते हो स्थान, छतरपुर, उर्मिल नदी किनारे विनारे, ये सब आपको परेशान नहीं होना रहता है, इतनी चीजें आपको बता देनी है। अब सोचिए कितने शब्द होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 22-23 शब्द में आपने बता दिया, ठीक है। कितनी सारी जानकारी आपने दे दी। कब का था ये, ठीक है, किस स्थान पर हुआ, किस नदी के किनारे हुआ, घटना हुई क्या थी, किसने गोली चलवाई थी, इसको और क्या कहते हैं, कितने लोग यहाँ मृत हुए। 2 मार्कर में आपने उतने ही शब्दों में इतनी सारी जानकारी दे दी।
समझ में आई ये चीज? जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ बेतवा पूछा गया है कि बेतवा नदी, बस इतना लिखा है और 7 मार्कर का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि लगभग 12 लाइन आपको मिलती हैं किस चीज के लिए? 7 मार्कर के लिए। और सबसे चैलेंजिंग बच्चों के लिए यही है, क्योंकि वो समेट नहीं पाते हैं। मान लीजिए ये आपकी कॉपी का फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन है जहां पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, और फिर आपको 12 लाइन और मिलती हैं, ठीक है। तो अपन जल्दी से 12 लाइन बना लेते हैं। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। आंसर राइटिंग में प्रॉपर आपको कॉपियों में ही तैयारी करवाई जाएगी। इस तरह से आपका जो पेज होता है एमपीपीएससी का, अब चूंकि सबसे मुश्किल होता है कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। उसका सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को बांट दो। मान लो आपके बारे में किसी से कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो आप निबंध की तरह खुद को मत बताइए। आप बता दीजिए मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, निवास यहाँ है, पढ़ाई ये है, ठीक है, क्वालिफिकेशन ये है मेरी, जॉब ये है, पिताजी ये हैं, माताजी ये हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप तुरंत सब हेडिंग्स बना लेते हो, डायमेंशन बना लेते हो, तो फिर आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जितने डायमेंशन बनाओगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलते हैं। और डायमेंशन बनाना एक आर्ट है जो आपको क्वेश्चन सुन के ही दिमाग में पहले से आ जाना चाहिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है बेतवा नदी, बस इतना है कि बेतवा नदी का सविस्तार वर्णन करें। ये है आपका 60 शब्द में लिखने को, सविस्तार वर्णन करें। तो जैसे बेतवा नदी को हमने आपसे लिंक किया कि आपको बताना है कि भाई आपने अपने बारे में बताना है, उसी तरह बेतवा नदी है तो बेतवा नदी कहीं से तो निकलती होगी। सबसे पहले आपने बता दिया उद्गम, है ना, कहीं समापन होता होगा इसका। सबसे पहले फटाफट फटाफट सब हेडिंग बना लेनी है। कहीं से तो नदी निकलती होगी, कहीं इसका समापन होता होगा, ठीक है। प्राचीन, कुछ ना कुछ तो नाम होगा, हर नदी का कुछ ना कुछ नाम होता है, प्राचीन नाम बता दिया आपने, ठीक है। इसके किनारे जो बस शहर बसे हैं, शहर जो किनारे बसे हैं वो बता दिए। फिर कुछ ना कुछ इस पे परियोजनाएं बनी होंगी वो बता दी कि परियोजना, कौन कौन सी परियोजनाएं इसके किनारे हैं, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, किस तरह से आपको आंसर को तोड़ना होता है, ठीक। फिर कोई ना कोई इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी नदी है, सहायक नदी, है ना। और फिर ये बहती है तो इसकी लंबाई भी होगी। इस तरह से आपको तोड़ लेना है। फिर कुछ ना कुछ इस पे विशेष होता ही होगा, तो आपने विशेष पॉइंट कुछ बता देना है, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना, कुछ आपने विशेष बता दिया। फिर इस पे कुछ कुछ अगर आपने अलग से पढ़ा हो, तो जैसे आइलैंड के बारे में पढ़ा है, देवगढ़ आइलैंड, ठीक है, वो बता देना है, ठीक। फिर इससे संबंधित कोई अभियान करंट में रहा है वो बता देना है ना। फिर विशेष अगर और भी कुछ आपको याद आता है तो आप बिल्कुल इसमें बता सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए उद्गम, सीधा लिखना है, बहुत कम शब्द में, 60 से भी कम में आपको उत्तर दे देना है। और कभी भी ज्योग्राफी वगैरह के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आपको इस तरफ अपना कंटेंट लिख के इस हिस्से में आप अपना मैपिंग कर सकते हो। यहां आप साइड में मैप बना सकते हो बहुत आराम से। इस तरह से आपने मैप बनाया और यहां से आप बढ़िया रायसेन से किसको, बेतवा को निकाल के बता सकते हो। तो उद्गम जो चलता है कुमरा गांव रायसेन, ये आपने बता देना है। बुंदेलखंड पठार की सबसे बड़ी नदी है। समापन कहाँ होता है? हमीरपुर कहाँ हो जाएगा? यमुना नदी में। तो आपने ये भी बता दिया किस नदी में मिलती है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या था? वेत्रवती था, ये लिख देना है। फिर कौन कौन से शहर, विदिशा है, सांची लिख दिया, ओरछा लिख दिया।
बस वो जानना चाह रहा है आप कितने बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशन है। फिर आपने परियोजना लिख दी, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, ठीक है। फिर सहायक नदी लिख दी, धसान लिख दी, केन, जामनी, ये सब लिख दिया। फिर लंबाई लिख दी, टोटल 590 और मध्य प्रदेश में 232। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में बहुत अच्छे से सिखा के याद भी कराई जाएंगी। फिर विशेष आपको लिख देना है कि विशेष क्या है, केन बेतवा, मध्य भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ये आपको लिख देना है। डेट लिख देना है, अभी की ही थी, 25 दिसंबर 2024, 25 दिसंबर 2024। करंट से भी आपने जोड़ दिया। आइलैंड इसमें देवगढ़। एक अभियान अभी इसमें चला था, जल गंगा संवर्धन अभियान, जो इसी के उद्गम से शुरू किया गया था, जल गंगा संवर्धन अभियान, ये बता देना है। फिर राष्ट्रीय महत्व, मतलब नदी को भी सोचिए आपने किस पर्पस से बता दिया। एक जहाज है INS बेतवा करके, ठीक है, INS बेतवा, जिसको F-39 कहते हैं, मिसाइल युक्त जहाज होता है, भारतीय नौसेना में शामिल, F-39 INS बेतवा के नाम से। तो आपने इसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस भी बता दिया। समझ में आ रहा है? कितने कम शब्द में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतनी चीजें आपने बता दी। आप वैसे भी वहां बहुत कम लिखना होता है, 7-8 पॉइंट में आपका 7 मार्कर पूरा हो जाता है। क्लियर? इतनी चीजें इसी तरीके से आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। यहां से मान लीजिए आप नदी को निकाले और ये बहते बहते यहाँ बढ़िया, ये आपका यहाँ पे हमीरपुर में मिल जाती है। बीच के शहर भी आप यहाँ लिख सकते हो, आपका मैप भी बन गया और ये सारे पॉइंट आपके क्लियर भी हो गए। नंबरिंग डाल के भी कर सकते हो, सीधे भी लिख सकते हो। 60 से भी कम शब्दों में लगभग, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 51 शब्दों में आपने बहुत बढ़िया से इसको कर दिया। लास्ट में ये भी लिख सकते हो, बुंदेलखंड पठार की सबसे बड़ी नदी, पठार की सबसे बड़ी नदी। और वो चीज बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको प्रदूषण के आधार पर गंगा कहते हैं या इस टाइप की चीजें, क्योंकि किसी भी गंगा को हम प्रदूषण के आधार पर तौल ही नहीं सकते। अगर इस तरह की चीजें चलती हैं तो वो गलत है, उनका विरोध भी होना चाहिए। इस तरह की ये अपन ने 7 मार्कर कर लिया। क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है, फिर एक हल्का बस डेमो ले लेते हैं, उसके बाद सेशन को बंद करेंगे। फिर मान लीजिए 200 है, 200 में किस तरह से हमें डील करना है। भारत के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए तथा भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा। सिंपल चीज समझनी है, यहां लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विस्तार पूर्वक चर्चा, तो पहला पॉइंट यही बन जाएगा आपका। 200 में हमेशा डायमेंशन तोड़ना चाहिए, ठीक है। यहां पे हमें दो चीज मिल गई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर विस्तार पूर्वक चर्चा और सरकार के प्रयास। खाद्य, इसको बस अपन फॉर्मेट समझ लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विस्तार पूर्वक चर्चा और सरकार द्वारा उठाए गए कदम, ये पहला पॉइंट। दूसरा, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, उठाए गए कदम। देखिए, अगर मान लो प्रश्न कहता कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है और सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, मान लो केवल इतना क्वेश्चन होता तो हमें इस उत्तर में 2 पेज में केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बताना होता कि क्या होता है। लेकिन उन्होंने बोला है कि विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए
और सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताइए। यानी कि पहले हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बताना है। क्या होता है कि जब हम जो रॉ मटेरियल होता है प्रकृति प्रदत्त या फिर जिस चीज को हम उगाते हैं उसका वैल्यू एडिशन करके जब हम किसी और मल्टी डायमेंशन प्रोडक्ट में उसको बदल देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, टमाटर को हमने केचप में बदल दिया, ठीक, आलू को हमने चिप्स में बदल दिया, ठीक है, गेहूं को हमने आटा में बदल दिया, उसी आटा को फिर ग्लूटेन फ्री आटा में बदल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हम नई चीज़ें लेके आते हैं ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो पहले हमने सिंपल परिभाषा बतानी। अब यहाँ पे लिखा है विस्तार पूर्वक चर्चा, तो इसके भी डायमेंशन बन सकते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है फूड प्रोसेसिंग की, चरण कितने होते हैं, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक, ये अपन बताएंगे यहाँ। फिर यहाँ पे बताएंगे लाभ क्या हैं, क्या फायदे होते हैं, और फिर 3-4 अपन चुनौती बताएंगे और उसके बाद सरकार के कदम बता देंगे। अगर ये विस्तार पूर्वक ना लिखा होता, केवल लिखा होता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की चर्चा करते हुए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बताइए, तो बस आपको यहाँ ये बताना होता और फिर सरकार के प्रयास बता देने होते। तो चूंकि हमें विस्तार पूर्वक लिखा है तो हम इसका एक फॉर्मेट आपको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए 200 में पहला पेज आपका ये है, तो पहले पेज में यहां पे आप सीधा लिखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जो आपका इंट्रो बन जाएगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या कहलाता है। ये सिंपल सा आपने बताया। मान लीजिए आपने 3 लाइन ले ली कि जब उत्पादों को या कच्चे माल को या प्रकृति द्वारा प्रदत्त और मनुष्य द्वारा उगाए गए उत्पादों को, ठीक है, तकनीक द्वारा और भी बेहतर तरीके से बना के उसकी भंडारण लाइफ या फिर उसकी जो लाइफ है, लाइफ साइकिल, उसको बढ़ा दी जाती है, तो वही आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहलाता है। 3 लाइन में मान लो आपने बता दिया। फिर सिंपल तरीका है, आपने 4-5 लाभ बता देने हैं। लाभ से पहले आप प्रक्रिया बताएंगे। ये सारी चीजें अपन क्लास में अच्छे से करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। फिर आप प्रक्रिया बता दिए। प्राथमिक, 1 लाइन में आपने प्राथमिक बता दी कि सबसे पहले क्या किया जाता है, कटाई छटाई की जाती है। द्वितीयक, फिर आपने बता दिया तृतीयक। 3 लाइन में आपने 3 चीजें बता दी। फिर आपने बता दिए लाभ कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्या लाभ होते हैं, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी, ठीक है, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, मार्केट में चीजें नई पहुंचेंगी, उपभोक्ता संतुष्टि होगी। ये सारी चीजें अपन बहुत अच्छे से करेंगे। तो समझने के साथ हमें लिखना भी सीखना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दे दी, उसी पेज में प्रक्रिया बता दी, उसी पेज में लाभ बता दिए। फिर दूसरा पेज खोलना है आपको और यहां पे आप 3-4 चुनौतियां बता देंगे कि क्या चैलेंजेस हैं। हमारे पास स्टोर हाउस नहीं है ना, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, शीत भंडारण नहीं है, इस तरह की चीजें अपन लिखेंगे। यहाँ पे शीत भंडारण का अभाव है, उचित तकनीक नहीं है हमारे पास, है ना, आपका जो कच्चा माल है वही खराब हो जाता है या कम क्वालिटी का होता है। ये सारी चीजें अपन चुनौतियों में लिखेंगे और फिर यहाँ पे सरकार के प्रयास अलग से दूसरे पेज में बड़े से बता देंगे, सरकार के प्रयास, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7-8 प्रयास बता दिए कि अलग से विभाग बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया। 1988 में मंत्रालय बना, फिर 1999 में उसको कृषि के अधीन कर दिया गया, फिर 2001 से फिर पृथक कर दिया गया, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चली, किसान संपदा योजना, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। ये सारी चीजें अपन आराम से वहां पे करेंगे बैचेस में। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है इसी के तहत ODOP आया, फिर टॉप स्कीम, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, ये सारी चीजें आई, ठीक है। तो इस तरह से अपन को लिखना है। फिर कुछ जो सेंटर्स वगैरह हैं, जैसे भारतीय अंगूर प्रसंस्करण केंद्र, ये लिख दिए कहाँ पे है। तो सरकार ने जो जो भी चीजें की हैं सब अपन कंटेंट बेस पे अच्छे से तैयार करके आप सभी के समक्ष इसको सीखेंगे। ये आपने लिख दिया पुणे। ऐसे जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर हैं, है ना, शीत भंडारण के लिए निवेश सुविधा, ये सारी चीजें, वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण
सम्मेलन करवाया। तो जितना भी सरकार ने योजनाओं के रूप में, संस्थानों के रूप में काम किए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपन लिखेंगे। तो इस तरह से इनको भी बांटना होता है। तो इसी तरह से अपन आंसर को अपने फ्रेम करेंगे और इकट्ठा आप लोगों के लिए वो चीज़ें तैयार करके पूरे 1 साल में आपका एक क्वेश्चन और आंसर का बैंक तैयार करेंगे। तो सभी का स्वागत है इस बैच में, आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना। सबके लिए है, जो कभी नहीं पढ़ा है, जो पढ़ रहा है, जो बार बार सक्सेस नहीं हो रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है लेकिन उसको गलतियां समझ में नहीं आ रही हैं, सबके लिए ओपन है। आइए, 1 साल के लिए बढ़िया खोला हुआ है, ठीक है। दोबारा फिर मौका मिलेगा नहीं, समय बीत जाता है, हर चीज़ कमा लोगे, समय नहीं कमा पाओगे। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके साथ हमारी एक टेस्ट सीरीज अभी 2025 के लिए भी शुरू हो रही है, ठीक है। उसके भी रजिस्ट्रेशन आपके लिए ओपन है, तो आप सभी उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके मेंस के 20 टेस्ट होने हैं। जो लोग 2025 का मेंस देने वाले हैं उनके लिए ये एक अमृत के समान है। आप लोग आइए, 20 अप्रैल को आपका पहला मेंस का टेस्ट होना है। यहाँ जो 20 टेस्ट आपको मिलने हैं ये अलग हैं, ये इसी आंसर राइटिंग बैच में इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और मेंस की टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो रही है, जो 20 अप्रैल से उसका पहला टेस्ट होगा, यानी वीकली उसमें टेस्ट होंगे। 20 अप्रैल पहला, दूसरा 27, फिर 4 तारीख को, इस तरह से। तो एक टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो रही है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। 20 अप्रैल से उसका टेस्ट है। तो 2025 वालों के लिए स्पेशली, और जो 2026 का दे रहे हैं और खाली बैठे हैं, जिनका मन नहीं लग रहा है, वो भी इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए, ताकि एक रिदम बना रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि सिलेक्शन कम ज्ञान से नहीं होता, सिलेक्शन जो रुकता है, सॉरी, सिलेक्शन कम ज्ञान से नहीं रुकता, सिलेक्शन रुकता है निरंतरता के अभाव से। एक कमजोर से कमजोर बच्चा अगर निरंतर अपनी मेहनत करता रहेगा, ठीक है, डेली थोड़ा 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 करता रहेगा, तो आराम से वो 1 साल में सिलेक्शन ले सकता है। वहीं कोई बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति 1 महीने में 3 दिन किताब उठाता हो, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो सफलता निरंतरता मांगती है ना। इसी को हम मेहनत और डेडिकेशन कह देते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आंसर राइटिंग बैच और मेंस की जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, 20 अप्रैल को पहला टेस्ट है, उसमें भी इनरोल कीजिए। जिनका 2025 का स्पेशली मेंस है वो लोग आइए। उसमें भी आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, रिकॉर्डिंग की जाएगी, टीचर्स ही आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे, सारे वीडियो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, प्रॉपर आंसर राइटिंग वहाँ भी सिखाई जाएगी, ठीक है। तो जो अभी मेंस की टेस्ट सीरीज हो रही शुरू, वो 2025 वालों के लिए स्पेशली है। और ये जो आंसर राइटिंग बैच है, ये ओपन टू ऑल है, सब लोग आइए। जिनका प्री अभी नहीं हुआ है या जो प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि बिना मेंस करे आप 10 के 10 प्री निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बार बार इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि ये आंसर राइटिंग आपकी सिविल सर्विस की तैयारी में एक धमनी की तरह है, जो आपके खून को शरीर के बाकी अंगों तक लेके जाएगी। तो आपकी जो तैयारी आपके हृदय में छिपी हुई है, पूरी दिमाग में भरी हुई है, उसको विस्तारित करेगी, लिखना सिखाएगी, अलग अलग विषयों में नंबर लाना सिखाएगी। तो आइए, सभी का स्वागत है। बढ़िया से एक और नई यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। हंसते खेलते पढ़ेंगे, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं। टैगोर जी ने बोला था कि किसी प्रकार का बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शिक्षक और छात्र के मध्य एक इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए कि वो शिक्षक को एक परिवार की तरह ट्रीट करे और खुलकर वो चीज़ें सीख सके, तभी शिक्षा का विकास होता है, ठीक है। तो अपन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सफलता को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। उन लोगों के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहता हूं जो लोग बार बार मेंस में रुक रहे हैं, एक बार जरूर आइए। हो सकता है नहीं, मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा आपको पीएससी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस आंसर राइटिंग बैच को कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जिनका मेंस रुक रहा है उनके लिए स्पेशली गारंटी है, दोबारा आपको पीएससी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो भी आप अटेम्प्ट देंगे उसमें आपका मेंस 101% निकल ही जाएगा। इसलिए आइए, सीखिए, अपनी गलतियों को देखिए कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो एक ये सब कोरे कागज की तरह है, आप लोग सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन जो पुराने लोग हैं, थोड़ा सा जिनमें ये भाव आ जाता है कि हमने इतने मेंस दे लिए, हम क्यों करें, ये क्यों करें, जब तक नहीं आप अंदर की चीज़ों को निकालेंगे, अपने उस भाव को, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सभी का स्वागत है, ठीक है। इस सेशन को अब यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक।
किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सभी जवाब आपको समय पे दिए जाएंगे। जो भी क्वेरीज हो आप बताइएगा, ठीक। वापस से बता देता हूँ, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है, अगले साल तक आपके कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, है ना। 1 साल तक खुले हैं, कभी भी आप आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 20 दिनों बाद से। 1.5 घंटे की आपकी डेली क्लास रहेगी, हफ्ते में 6 क्लास होनी है। 1499 रुपये इसकी फीस है, और इसमें 20 टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा के और 20 टेस्ट मुख्य परीक्षा के हैं। यानी आपकी पूरी प्री की भी फ्री तैयारी इसमें हो जानी है, और मेंस की आधी तैयारी, मेंस की टेस्ट सीरीज की तैयारी वो इसमें हो जानी है। बाकी मेंस की पूरी तैयारी आंसर राइटिंग के थ्रू होगी। निबंध, हिंदी, एथिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, पॉलिटी, सोशलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बहुत बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए अब विदा लेते हैं, अपनी वाणी को हम आराम देते हैं। आप लोग आइए, बहुत जल्दी हम लोग 1 मई को मिलेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, जय हिंद, जय भारत, सभी का दिन शुभ हो। सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, खाली पेट बिल्कुल मत रहिएगा वरना लू लग जाएगी, और स्वास्थ्य है तो ही सारी चीज़ें हैं, वरना कुछ भी नहीं है। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।